हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। फ्रेंड, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि आज से हम करंट अफेयर की क्लासेस आपके पैट एग्ज़ाम के लिए शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमने सबसे सोचा है कि इस समय की सर्वश्रेष्ठ मैगज़ीन, जो हमने सभी मैगज़ीनों को देखते हुए देखा, सर्वश्रेष्ठ मैगज़ीन जो हमको लगी वो हमें लगी उत्कर्ष की फूल पत्ती वाली क्लास की, जो अर्धवार्षिकी है। क्योंकि लेखपाल के करंट के भी हम अगर क्वेश्चन देखें, उससे पहले यूडीए एलडीए में भी अगर हम एक तरीके से देखें तो सर्वाधिक क्वेश्चन, मैं आपको इसका सबूत दिखा सकता हूँ कि सर्वाधिक क्वेश्चन, यहाँ तक कि लेखपाल में तो कुछ जिन योजनाओं को लोग ये कह रहे हैं कि हमको योजनाओं के क्वेश्चन नहीं मिले, उन योजनाओं के क्वेश्चन में आपको सीधे इस बुक के मंथली जो इनका पब्लिकेशन जो आता है, मंथली जो इनकी मैगजीन आती है, उसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन जो लेखपाल की परीक्षा में भी आए, और जो 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 हमें ग्राम विकास में हमारे टीचर नहीं पढ़ा पाए, जिनको आपने हज़ारों हज़ारों रुपये देकर जहाँ पे बैच ज्वाइन किए हुए थे, वो हमें इस बुक से मिले हैं। ऐसे ही यूडी एलडीए के भी काफ़ी क्वेश्चन इस बुक से थे। तो इसी सभी को देखते हुए हमें सर्वश्रेष्ठ बुक ये लगी आपके लिए, और हमको पूरा भरोसा है कि यहाँ से आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, 10 नंबर का आपका करंट अफेयर परीक्षा में आना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पक्का आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए इसको अपने माइंड में बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, और इसको अच्छे तैयार कर लेना। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं हमारी करंट अफेयर की आज की क्लास की। तो जैसा कि हमने आप वादा किया था, उसी के मुताबिक हम आज से आपकी क्लास शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हमारा जो हम इसमें इसको हम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, और सबसे पहले हम इसमें क्रम से चलते हुए सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को लेते हुए शुरुआत करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा देर न लगाते हुए अपने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम दोस्त ध्यान देते हैं, जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला ही दिख गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे को लेकर है। मेजर 2 जनवरी 2012 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ उत्तर प्रदेश में हुई, और यह मेरठ के सरदना कस्बे के सलावा और कैली गांव में स्थापित किया जा रहा है। तो वैसे तो आपसे इतना ही पूछेगा कि इसकी स्थापना इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में हुई, तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हुई। इससे आगे कस्बा और गांव आपसे नहीं पूछेगा। इसके निर्माण के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। इसके निर्माण में 700 करोड़ रुपए खर्च आने का लगभग अनुमान है। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नास्टिक के लिए, हॉल दौड़ के लिए, सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल, साइकिलिंग ट्रैक आदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसमें इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये होता है कि विश्वविद्यालय में 540 महिला और 540 पुरुष खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। तो टोटल कितने हो गए? 1080। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो खेल विश्वविद्यालय बन रहा है, इसमें लगभग कितने महिला और पुरुष जो है खिलाड़ी हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है? तो 540 महिलाएं और 540 पुरुष खिलाड़ियों को इसमें प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सबसे पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय, दूसरा पेपरलेस पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय दोस्तों जो है वो केरल उच्च न्यायालय। यह भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बना है, जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किया। तो भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो इसका उत्तर होगा केरल। बस हमारी परीक्षा के लिए ही इम्पोर्टेंट है, तो हम जितना हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है उतने को ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय की बचत और स्मार्ट स्टडी ही हमारी सबसे मुख्य वैल्यू जो होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। इसलिए उसी को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन कहाँ बनी है? चीन के संघाई प्रांत में। चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन बनी है, जिसकी कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई। संघाई में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। यह विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है। तो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन कहाँ है? चीन। भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य, LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा राज्य है?
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। ठीक है दोस्तों, ईंधन के लिए लकड़ी पर निर्भरता कम करने और चूल्हे के धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र ने उज्ज्वला योजना को शुरू किया है। उज्ज्वला योजना, जिसके बारे में आपको पता होगा कि उज्ज्वला योजना के तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत 26 मई 2018 को की थी। तो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना कहाँ की योजना है? हिमाचल प्रदेश की। वो भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी, ये कहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है दोस्तों? इसकी आधारशिला हैदराबाद तेलंगाना में रखी गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी। बस इससे आगे आपको महत्वपूर्ण, जो आपके पैसे के लिए महत्वपूर्ण है, जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिएगा। उससे ज़्यादा मैं गारंटी लेता हूँ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने पहले इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए जितना बता रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसी को आपको बताते हुए चल रहे हैं। ये क्वेश्चन में कितना हिस्सा आपको अपनी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। पढ़ने को तो आप इसको पूरी को रट डालिए, लेकिन फ़ायदा क्या होगा? जो ज़रूरी है उसे तो पढ़ना चाहिए। ओडीएफ प्लस खुले में शौच मुक्त। और तो ओडीएफ प्लस जो हिस्सा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत। तो वर्तमान में क्या, पहले स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चल रहा था, अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 चल रहा है, जो अप्रैल 2020 से चलाया जा रहा है। और 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गाँव की सूची में तेलंगाना राज्य है। तो ओडीएफ प्लस गाँव की सूची में सबसे ऊपर तेलंगाना राज्य सबसे ऊपर भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो ओडीएफ प्लस गांव सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य के 14,200 गाँवों में से 13,723 गाँव ओडीएफ प्लस हैं, जो 96.74% है। इसके बाद सेकंड कौन सा है? तो सेकंड हो गया आपका तमिलनाडु, फर्स्ट हो गया आपका तेलंगाना। तिरुकोमाली तेल टैंक फॉर्म, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, काफ़ी चर्चाओं में रहा है। जनवरी के समय में ये काफ़ी चर्चाओं में रहा था। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने 4 जनवरी 2012 को भारत के साथ तिरुकोमाली तेल टैंक फॉर्म का संयुक्त रूप से विकास करने की मंजूरी प्रदान की है। तो किसने मंजूरी प्रदान की है? श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने जनवरी 2022 में तिरुकोमाली तेल टैंक फॉर्म के संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई, तो ये सिंप्लीफाई जो कि साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, इसका अधिग्रहण किसने किया? इसका अधिग्रहण अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी 2022 को किया। इजराइल का साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई की इजरायली जो कंपनी सिंप्लीफाई है, स्टार्टअप है, इसका अधिग्रहण अल्फ़ाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने किया। बस इतना आप याद रखना। कोपल टॉय क्लस्टर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है आपकी पैट की परीक्षा के मद्देनज़र। तो कोपल टॉय क्लस्टर, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में 400 एकड़ ज़मीन पर निर्मित कोपल टॉय क्लस्टर में भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है, जो कि मार्च 2022 से संचालित किया जा रहा है। तो कोपल टॉय क्लस्टर कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए कि कोपल टॉय क्लस्टर कहाँ पर स्थित है। कोपल टॉय क्लस्टर कर्नाटका में स्थित है, जो कि 400 एकड़ ज़मीन में निर्मित किया गया है, और जहाँ पर इसमें खिलौने बनाना, उपकरण बनाना, पैकेजिंग का उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स विकसित करना, पेंट बनाना, अन्य सभी खिलौना निर्माण सामग्रियाँ शामिल है। टॉय क्लस्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र में 100 छोटी और बड़ी निर्माण इकाइयाँ होंगी। तो काफ़ी बड़े स्तर पर भारत में लगभग सबसे बड़े स्तर तक का आपका सबसे बड़ा टॉय क्लस्टर अगर आप भारत में देखे जाएंगे तो ये भारत का पहला है।
पहले छोटे छोटे क्लस्टर, मतलब कि वो ऐसे नहीं कि उनको क्लस्टर का नाम दिया, वो तो छोटी छोटी एक कंपनियाँ टाइप थे। लेकिन अब जो भारत में एक बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर जो एक प्रथम टॉय क्लस्टर का निर्माण किया गया वो कर्नाटक के कोप्पल में किया गया। हाँ दोस्तों, इसमें एक लाइन जो छूट गई थी, आप याद रखिएगा कि कुल मिलाकर फरवरी 2021 में भारत सरकार ने 2300 करोड़ रुपए की लागत से 8 खिलौना निर्माण समूह को मंजूरी दी थी। इसमें से 3 एमपी में, एक उत्तर प्रदेश, एक कर्नाटका और तमिलनाडु व 2 राजस्थान में। तो एक तो हमारा कर्नाटका में हो गया, एक कर्नाटका में, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में, 2 राजस्थान में और 3 एमपी में। तो टोटल 8 क्लस्टर हैं, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक है, उत्तर प्रदेश का क्लस्टर, और एक कर्नाटका में, एक तमिलनाडु में, 2 राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 5 जनवरी 2022 को एंटीगुआ और बाराबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया। तो ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना? तो वो है एंटीगुआ और बारबुडा। 100वां देश बना है, 102वां देश जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दोस्तों भारत के गुरुग्राम में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका 101वां सदस्य बना था। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका 101वां सदस्य बना और 102वां एंटीगुआ और बारबुडा। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी को भी गूगल सर्च करें, ये आपके याद है तो ज़्यादा अच्छा है, और इसको याद रखें। हो सकता है परीक्षा में राजधानी जो विश्व के भूगोल से पूछी जाए तो यही लिखा मिल जाए, इसलिए साथ में इसको कनेक्ट करते हुए इसको याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। ये मोदी जी ने इसको अभी कहीं पर गए थे शायद ग्लासगो में, जिस जगह पर भी इस बात को उन्होंने बड़े उस मुद्दे को उठाया था, और वहाँ उन्होंने अपने भाषण में भी बोला था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। ओपन रोक संग्रहालय। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रोक संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय मंत्री जी जो हमारे जितेंद्र सिंह है, तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रोक संग्रहालय का उद्घाटन किया। ओपन रोक म्यूजियम कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह से 175 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्सों का प्रतिनिधित्व करती हैं। गैस क्रेटर गेटवे टू हेल, नरक का द्वार, ये कहाँ स्थित है? तो गैस क्रेटर या गेटवे टू हेल या नरक का द्वार, यह तुर्कमेनिस्तान ने पिछले 50 वर्षों से जल रहे दरवाजे, तो ये कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान ने अब इसको बंद करने का आदेश दिया है। अब तुर्कमेनिस्तान दरवाज़ा गैस क्रेटर में लगी आग को बुझाने और इस गड्ढे को बंद करने का प्रयास करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में। आपको इसकी भी राजधानी जरूर याद करनी होगी। इसकी राजधानी है दोस्तों अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। ब्लू बुक वर्ड पिछले दिनों काफ़ी फेमस हुआ था, और ब्लू बुक वर्ड आपको पता होना चाहिए कि किससे संबंधित था। तो आपने चर्चा सुनी ही होगी कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी के काफिले की सुरक्षा में पंजाब में चूक हो गई थी, और वह बड़ी चूक, उस बड़ी चूक में जो आया था कि उनकी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उल्लंघन हुआ है, तो वो उल्लंघन किस आधार पर माना गया था? तो मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शनकारियों को लेकर खुफिया इनपुट मिलने के बावजूद पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक नियमों का पालन नहीं किया था।
तो ब्लू बुक नियम जो थे उनका पंजाब पुलिस ने पालन नहीं किया था। ब्लू बुक एक तरह से गाइडलाइन का समूह है जिसमें किसी वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर फॉलो किए जाने वाले नियमों की जानकारी मिलती है। तो ब्लू बुक क्या है दोस्तों? एक गाइडलाइन समूह है जिसमें वीवीआईपी की सुरक्षा फॉलो करने के लिए नियमों की जानकारी लिखी होती है। और इसमें एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका कि सुप्रीम कोर्ट ने, इम्पोर्टेंट बन जाता है, इंदु मल्होत्रा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए इस कमेटी का गठन किया है। उसकी जो अध्यक्ष हैं इंदु मल्होत्रा है और इसको इंदु मल्होत्रा कमेटी का नाम दिया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो वीर बाल दिवस के बारे में मैं आपको बता दूं कि वीर बाल दिवस 26 दिसंबर के दिन 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की। तो सबसे पहले तो आपको इस इम्पोर्टेंट लाइन को याद रखना है कि वीर बाल दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है। तो वो तिथि हुआ करेगी प्रतिवर्ष 26 दिसंबर। 26 दिसंबर से 26 दिसंबर के बारे में वो आप पहले कुछ याद करना कि 26 दिसंबर को किस महापुरुष की जन्मतिथि है। यह दिन साहिबजादा यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों की श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। यह दिन साहिबजादा यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाएगा। तो प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। यह पैट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। ये पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जिसको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से सिरोरा गांव से शुरू किया गया, लॉन्च किया गया। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 केजी शहद को संशोधित कर सकती है। वैन में एक प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी है जो तुरंत शहद की गुणवत्ता की जांच करेगी। इसके माध्यम से सरकार की कोशिश है कि बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन का ज्ञान दिया जाए और मधुमक्खी पालन बेरोजगार युवा कर सके। खादी व ग्रामोद्योग आयोग, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि खादी व ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना अधिनियम 1956 के तहत स्थापित की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल। जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत करने का निर्णय लिया गया है। तो कहाँ पर स्थित? मैनपुरी में स्थित। तो मैनपुरी में स्थित सैनिक स्कूल का नाम अब जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल करने की घोषणा की गई है। आपको दोस्तों ज्ञात ही होगा कि कुछ समय पहले हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत जी का स्वर्गवास हो गया था, जो कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से ये सब हुआ था। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है। तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है जो समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करता है। तो समय पर आपको ये याद रखना होगा कि वो किस श्रेणी में है। इसलिए है समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करने वाले हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है और इस हवाई अड्डे को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। चेन्नई एयरपोर्ट भारत का 6वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। तो यह भारत का 6वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और इसको ऑन टाइम परफॉर्मेंस में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी में चेंज हुआ है अभी कुछ समय पहले।
तो इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बनी है? इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को जकार्ता से जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप से में 2000 किलोमीटर दूर एक साइट पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है, जिसे नूसंतारा का नाम दिया गया है। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता थी, तो जकार्ता को, माफ़ कीजिएगा मेरे प्रोनाउंसिएशन जकार्ता था, वो जकार्ता जकार्ता को अब नूसंतारा में परिवर्तित कर दिया गया है। जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर नूसंतारा अब इंडोनेशिया की नई राजधानी होगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक जकार्ता का 1/3 हिस्सा पानी के नीचे समा जाएगा। जकार्ता 1994 से इंडोनेशिया की राजधानी रहा है। काफ़ी दोस्तों को कभी कभी लगता है कि हम थोड़ा धीमा पढ़ाते हैं, तो जब कभी भी किसी को ऐसा लगे कि हम धीमा पढ़ाते हैं तो वो अपनी स्पीड को 1.5 पर कर ले, क्योंकि हमारी कोशिश धीमे से और तेज़ से नहीं है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आप जब क्लास को देख रहे हों, सुन रहे हों, आपको तभी समझ आ जाए और आपको माइंड में तभी वो बात कंठस्थ हो जाए, तो हमारे लिए उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इसलिए हम अपनी गति को थोड़ा ज़्यादा ना बढ़ाकर मध्यम वो थोड़ा धीमे की तरफ ही रखते हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा बना? तो दोस्तों थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ने 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण करा दिया है। इसके साथ ही लक्षद्वीप सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो लक्षद्वीप में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण सर्वप्रथम हुआ। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगावाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। तो कहाँ पर? राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लोंगावाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। लोंगावाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की एक ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र स्थल था। तो कहाँ पर? राजस्थान के लोंगावाला में। और यह स्मारक राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था। 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा, जिसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम, जिसे 70 खादी कारीगरों ने 49 दिन में मिलकर तैयार किया। पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो पढ़ते हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से 86.41 करोड़ रुपए में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो केरल में स्थापित किया गया। पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से बन जाता है, मैं बताता चलता हूँ आपको लगातार। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। तो कहाँ पर स्थापित की गई है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। कब? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना है? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुमलिंगी को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो कहाँ पर? केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले के छोटे से गांव कुबलंगी
को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। इससे पूर्व इस गांव ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में भी प्रशंसा प्राप्त की थी। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव केरल के एर्नाकुलम जिले का छोटा सा गांव पुमलंगी। संघीय कॉर्पोरेट टैक्स। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी आय में विविधता लाने हेतु वर्ष 2023 के मध्य से एक कॉर्पोरेट टैक्स शुरू करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात लंबे समय से टैक्स वहन करने के रूप में जाना जाता है और यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्षेत्रीय मुख्यालय है। लेकिन जून 2023 से यह 37,500 दिरहम मुद्रा से अधिक लाभ पर 9% कर लगाना शुरू कर देगा। तो आपको याद रखना है बस इसमें कि संघीय कॉर्पोरेट टैक्स किस देश में बढ़ाया गया है, कहाँ पर। तो संयुक्त अरब अमीरात ने संघीय कॉर्पोरेट टैक्स को स्टार्ट करने की घोषणा की है। नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। संस्कृति व विदेश मंत्रालय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में एक मोटरसाइकिल अभियान नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। बस इतना ही आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स के बारे में, इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एयर इंडिया, ये आपकी पैट परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 17 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। जो एयर इंडिया भारत सरकार के अंडर में चलती थी उसको अब 17 जनवरी 2022 को टाटा सन्स को सौंप दिया गया है। इससे ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही टाटा समूह ने एयरलाइन के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष के बाद एयर इंडिया का स्वामित्व हासिल कर लिया है। तो 69 साल पहले भी यह टाटा की ही थी, लेकिन इसके राष्ट्रीयकरण होने के बाद 69 साल के बाद दोबारा से अब टाटा सन्स ने इसका स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव संसद 2022 नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय सेंट्रल हॉल में किया गया। तो 10 मार्च 2022 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। उद्देश्य 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनना, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना। तो कर्नाटक सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर 180 करोड़ रुपए की लागत से एक सैन्य स्कूल की स्थापना करेगी, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो कौन करेगी? कर्नाटक गवर्नमेंट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर 180 करोड़ रुपए की लागत से एक सैन्य स्कूल की स्थापना करेगी। अब याद रखना कि कर्नाटक गवर्नमेंट इसको करेगी। कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय। कर्नाटक सरकार द्वारा कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए एक नया कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाए जाने की योजना बनाई जा रही है। तो यह योजना भी किसके द्वारा बनाई जा रही है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। अदर स्टेट के क्वेश्चन आपके लिए स्टेट एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जाते, इसलिए जितना हम आपको बता रहे हैं उतने ही इनकी हेडलाइंस पर ध्यान दीजिएगा। और बेसिक बस स्टेट का नाम और उससे संबंधित किया किस चीज़ की स्थापना की जा रही है, कौन सी योजना है, बस इतना। आप अदर स्टेट के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करके अपना बेवजह समय को ही बर्बाद करेंगे। शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क। शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क मेघालय के मुख्यमंत्री कोनरेडा के संगमा ने शिलोंग में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है। यह टेक्नोलॉजी पार्क मेघालय के आईटी पेशेवरों को अपने गृह राज्य में कार्य करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में इस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। गणतंत्र दिवस परेड 2022।
26 जनवरी 2022 को भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो अभी वर्तमान कुछ समय पहले कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2022 को। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड में की सर्वश्रेष्ठ झांकी, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों, तीनों मतलब कि इसमें सेना की किस किस टुकड़ी ने भाग लिया, ये सब है, किस किसके लिए गए। तो विजय, हमें सबसे मुख्य हमको क्या याद रखना है इसमें, विजेता कौन रहे। तो 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। तो पैट परीक्षा के लिए आपको जो मुख्य रूप से याद रखना होगा, आपको इस करंट अफेयर में ये याद रखना है कि 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को CPF व अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में नामित किया गया है। तो किसे किसे किया गया है? उत्तर प्रदेश को, भारतीय नौसेना को और CISF को। केंद्रीय मंत्रालयों की झांकी में उड्डयन मंत्रालय की झांकी को व नागरिक व शिक्षा मंत्रालय व नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। तो 2 मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। लोकप्रियता की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में महाराष्ट्र की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। यही क्वेश्चन आपके दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी पैट परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफ़े खोला गया है, जो कि अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। आपको अगर पैट परीक्षा में अंक प्राप्त करने हैं और अगर आपको इतने ही अच्छे से अपनी तैयारी को पूरा करना है, तो दोस्तों आपको ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करनी होगी। और यही मैं गारंटी कह सकता हूँ कि इसकी सहायता से आप मैक्सिमम अंक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम कल कोशिश करेंगे कि हम कल को दोस्तों आपको इससे भी बेहतर सीरीज में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकें। हमारा सहयोग करने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।